महेंद्रगढ़ म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान भाई विजेंद्र जी, ब्लॉक समिति के वर्तमान प्रधान भाई मंगल सिंह जी, पूर्व प्रधान भाई रमेश कीची जी, पूर्व प्रधान हमारे भाई सूरज सिंह जी, ब्लॉक समिति के पूर्व प्रधान भाई सुरेंद्र जी, म्यूनिसिपल कमेटी महेंद्रगढ़ के वर्तमान सदस्य डॉक्टर तरुण जी, भाई विजय महायत जी, बड़े भाई साहब राम कुमार जी, हमारी बार एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथी अभी भाई शैलेंद्र जी ने बताया, प्रधान और उप प्रधान दोनों धर्मवीर जी और अजीत भाई, और वरिष्ठ अधिवक्ता भाई रमेश बोरा जी, भाई शैलेंद्र जी, इनके साथ आए हुए सभी अधिवक्ता साथीगण, यहाँ उपस्थित जिला परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य भाई सतेंद्र व जोगेंद्र, यहाँ पर पधारे हुए सभी पंची सरपंची नंबरदार साहिबान, यहाँ पर पधारी हुई मेरी सम्मानित मातृशक्ति, और यहाँ पर पधारे हुए मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, प्यारे भाइयों और मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक छोटी सी सूचना पर यहाँ पहुँच करके इतनी बड़ी संख्या में न केवल हमारा हौसला अफजाई किया, बल्कि इस बात का एहसास भी दिया कि बहुत लंबे समय के बाद में ये मुलाकात हुई है और इलाके के अंदर बहुत सारी परेशानियां इस दौरान रही, जिसे देश और प्रदेश और दुनिया सबको झेलना पड़ा है। मैं फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक महामारी कोरोना नाम की जो इस देश और दुनिया में आई, उस सारी परेशानी के बावजूद महेंद्रगढ़ के लोग उससे काफ़ी अछूते रहे। ये इन लोगों की मेहनत थी या इन लोगों का भाग्य, क्योंकि दुनिया के सारे कार्यक्रमों को इस कोरोना बीमारी ने शिथिल कर दिया था। आपने देखा कि न केवल कार्य करने के कार्यालय बल्कि धार्मिक स्थलों तक दुनिया के बंद कर दिए गए थे। बहुत से लोग इस बात को सोच भी नहीं पाए, क्या कभी दुनिया के अंदर इस तरह की बीमारी किसी को देखने के लिए मिली। कहा जाता है कि 1918 में किसी तरह की एपिडेमिक आई थी जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से कहा जाता था, लेकिन 1918 यानी 102 साल 3 साल पहले की इस बीमारी का बहुत कम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी सुना भी हो। लेकिन आज इस परिस्थिति के अंदर आपने सबसे जूझते हुए हिम्मत और हौसले से सारे संविधानों सावधानियों के बावजूद आपने जिस तरह से मुकाबला किया, मैं पूरे क्षेत्र के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दूसरा दोस्तों, 24 अक्टूबर को वो सौभाग्यशाली दिन था जबकि आपके दिए हुए आशीर्वाद के बाद आपने चौथी बार हरियाणा विधानसभा में मुझे चुनकर भेजने का मौका दिया। मैं उसके लिए भी आपका कोटि कोटि दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, राजनीति के अंदर सरकारें आती हैं चली जाती हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, कुर्सियाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जिस तरह की परेशानी इस राज्य में इस कुर्सी के बाद, इस सत्ता के बाद इस आम जनता को झेलनी पड़ रही है, वो अपने आप में एक ऐसी है जैसे मेरे से पहले वक्ता भाई अनिल ने बहुत विस्तार से बताई, एडवोकेट साथी भाई शैलेंद्र ने आज की वर्तमान किसान समस्या के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताई। जहाँ सत्ता कहते हैं सर पर चली जाती है तो उसका प्रजातांत्रिक स्वरूप खत्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ इस सरकार के पिछले 7 साल के अंदर सत्ता सर पर बैठ चुकी है। इनको आम आदमी की परेशानी नजर नहीं आती कि आम आदमी किस बात से पीड़ित है। अरे इस देश की 70% जनता किसान के कार्य पर निर्भर करती है, चाहे वो किसान स्वयं हो या किसान के साथ मिलकर के कार्य करने वाला मजदूर या उसके साथ में जुड़े हुए व्यापार करने वाला आड़ती भाई, उन सब समस्याओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। आज पूरे देश के अंदर चारों तरफ से किसानों की एक आवाज़ उठी हुई है
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सारी बातों के बीच इस बात की बहुत बड़ी चर्चा थी। बहुत से लोग कहते थे, हम भी कभी जाते थे तो वो एक ही बात कहते थे कि ये सरकार किसान की बात को क्यों नहीं सुनना चाहती। भाई हम तो एक बात कहते हैं कि जब सरकार कहती है कि हमने किसान के हित के लिए कानून बनाया है और किसान कहता है क्योंकि आपने 3 बातें सुनी, 3 कानून सुने, ये हमारे हित की बात नहीं है, तो आप उसको खत्म कर दें। आपको क्या दिक्कत इस बात के अंदर? जो चीज़ आप किसान के लिए देना चाहते हैं, जो चीज़ आज इस जनता के लिए देना चाहते हैं, जो किसान के साथ में जनता की भलाई के लिए देना चाहते हैं, और किसान कहता है कि मेरी इसमें भलाई नहीं है, तो बेटर ये है कि उसको आप खत्म कर दें। लेकिन ये सरकार उसके गुणों को बताना चाहती है, अवगुणों को छुपाना चाहती है। अवगुण क्या क्या है वो अभी एक साथी ने आपको बताया, लेकिन 1-2 चीजें जो आम आदमी को प्रभावित करती है वो मैं भी बताना चाहता हूं आपको। उसके बाद में अपनी लोकल जो बातें और समस्याएं उनके बारे में जिक्र करेंगे। और फिर भाई एक और मेरा निवेदन है आपसे कि सारे भाई जितने यहाँ हैं और जो बाहर भी खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि प्रजातंत्र में कहते हैं सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत। आज कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसे एक दिन इस जनता की अदालत में अवश्य आना पड़ेगा अगर उसका प्रजातंत्र में विश्वास है। अगर वो तानाशाह है तो उसे आपकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है और उस देश के हर नागरिक की उसको जरूरत है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि यहाँ से एक कार्यक्रम है, एक विरोध प्रदर्शन का। विरोध किस बात का वो हम बताएंगे चंद क्षणों के अंदर। उससे पहले मैं आपको 3 बातें इस काले कानून के बारे में कहना चाहता हूं कि भाई सच्चाई की बात तो ये है कि पहला कानून तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का बताया कि पहले शर्तें होती थी कि कोई आदमी एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्टॉक करेगा तो कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। आपने देखा होगा ज़्यादा चीनी की बोरियां इकट्ठी कर लेना, ज़्यादा सरसों की बोरियां इकट्ठी कर लेना, ज़्यादा चावल की बोरियां इकट्ठी कर लेना, उसको कहा जाता था कि ये इलीगल स्टॉक है, इसलिए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति लाखों टन इकट्ठे कर लेगा तो भी ये अपराध की संज्ञा में नहीं गिना जाएगा। अब आप बहुत से सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि जब आपसे मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको कि जब आपसे कोई बहस करे कोई आदमी, आपको भी इस बात का ज्ञान नहीं हो कि आखिर ये लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार जो कहना चाहती है उसकी बात को क्यों नहीं सुन रहे ये लोग, वो उसका ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आपकी फसल का आज भाव दे करके, मैं कहता हूं कोई भाव दे दिया, आज जैसे बाजरे की बात आई थी पीछे, हम लोग बड़े खुश थे भाई 2175 रुपए का भाव दे करके आपने MSP के ऊपर बाजरा खरीद कर लिया। हम कहते थे यार बहुत बढ़िया बात है, गेहूं से भी महंगा हमारा बाजरा खरीदा जा रहा है, इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ये MSP सिर्फ 6% खरीदी जाती है टोटल पैदावार की। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पैदावार होती है उसकी 6% आपकी MSP दर के ऊपर खरीदी जाती है। आज आपके भाव में खरीद ली और उन्होंने अपने स्टॉक भर लिए सस्ते भाव में लेकर के, आपके पड़ोस से ही आप लेके आते थे, ध्यान करें आप, 1200 रुपए का बाजरा लाके यहाँ 2175 और 2150 में बेचा जाता था नहीं बेचा जाता। बहुत से व्यापारी भी ये काम करते थे। तो अगर उन्होंने अपने स्टॉक इस भाव में लेकर के बड़े बड़े लाखों टन इकट्ठा कर लिया, तो अगली साल जब आप बेचने जाएंगे तो वही आदमी ये कहेंगे कि भाई अब तो हमारे पास स्टॉक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। वो किसान जो बाजार में बेचने जाएगा तो उसको लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहेगा कि हमारे पास तो जरूरत ही नहीं है। 2175 वाला 800 रुपए में बेचने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि किसान के पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि इनको स्टॉक करने की जो परमिशन दी है ये अपने आप में किसान के हित के खिलाफ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की एक स्वर्गीय नेता सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था कि जो मंडी APCM जो सिस्टम है इसको आप खत्म करना चाहते हो। ये क्यों खत्म करना चाहते हो? क्योंकि ये तो आड़त से जुड़ा हुआ है और आड़ती का और किसान का एक ATM का बैंक का रिश्ता होता है। जब किसान को पैसे की जरूरत होती है तो वो आदमी जा करके आड़ती के पास जाता है कि लाला जी ये पकड़ो, मुझे मेरे इलाके की जो मेरे क्षेत्र की या मेरे फसल का जो पैसा आएगा वो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको लौटा दूंगा। मुझे आज 50,000 की या 1 लाख की या 2 लाख की जरूरत है, मेरे घर में कोई
फंक्शन है या भारी बीमारी है, और वो आड़ती ये सोचता है कि वाकई में इसके पास 5 लाख का स्टॉक कम से कम है जो मुझे सालाना मुझे देता है, वो अपने एक सिक्योरिटी अंदर से महसूस करते हुए उसको 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे देता है, क्योंकि उसे विश्वास है। अब वो क्यों टूटा विश्वास कि इन्होंने कह दिया 2 मंडी होंगी, एक मंडी तो वो जहाँ से तुम पैसे लेके आओगे अंदर की मंडी, और एक मंडी उस क्षेत्र से बाहर की मंडी। बाहर की मंडी से कोई भी आदमी अगर अनाज बेचेगा उस पर टैक्स लागू नहीं होगा, अगर मंडी के अंदर कोई मार्केट कमेटी में बेचेगा उस पर टैक्स लागू होगा। तो आप मुझे ये बताइए, जहाँ टैक्स लागू होगा आप वहाँ क्यों बेचेंगे, और जब आप नहीं बेचेंगे तो आड़ती कैसे विश्वास करेगा कि भाई ये किसान मेरे को ही फसल बेचेगा। वो सोचेगा इसको ज़्यादा भाव बाहर मिलेंगे, इसको बाहर कम टैक्स लगेगा, तो ये कल वहाँ बेच देगा। तो जब आप उसके पास चले भी गए ज़रूरत पर पैसे लेने के लिए कि मुझे लाला जी आज 2,000 या 10,000 या 50,000 या लाख की ज़रूरत है, तो वो कहेगा देखो अभी तो मैं नहीं दे सकता, आगे कभी समय आएगा तो मैं फिर दोबारा आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। ये एक रिश्ता आड़ती और किसान का था, वो आपका रिश्ता इससे टूट रहा है। ये बेसिक समस्या है जिसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बताया भाई अभी शैलेंद्र ने कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, देखिए आम आदमी कह देता भाई कॉन्ट्रैक्ट करने की आपको ज़रूरत क्या है। कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ये है कि जब दूसरा आदमी आपकी फसल को खरीदने के लिए तैयार नहीं और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो आपकी फसल का होगा क्या। तो आप मजबूरी में जब वो ये प्रलोभन भी देंगे कि भाई बाज़ार में सरसों मिलती है आपकी 5,000 रुपये और मैं दूंगा आपको 7,000 रुपये, लेकिन शर्त मेरी है क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए और अच्छा उसका प्रकार होगा तो मैं उसको खरीदूंगा। और वो बात सही है कि जब आप फसल तैयार हो गई, आधे पैसे लगा दिए आपने और उस टाइम पर उसने कहा भाई तेरी फसल तो मैंने सोचा था वैसी नहीं है, नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, तो मैं तो ये खरीदूंगा नहीं। तो आप जो 7,000 वाली सरसों है उसको 3,000 और 3,500 में बेचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम वहीं से बेच करके अपने बच्चों का, घर का, परिवार का, सामाजिक रिश्तों का निर्वहन करते हैं। इन तीनों चीज़ों पे ये समस्याएं लागू हैं। इस सरकार ने इस बात को अपने तौर पे एक प्रेस्टीज इश्यू बना करके उन बड़े राजघरानों को नहीं, उन बड़े उद्योग घरानों को संतुष्ट करने के लिए कानून बना दिया। इसी का विरोध आज हिंदुस्तान का किसान कर रहा है। मैं समझता हूँ इस बात से आप सारे बात ही अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। निश्चित तौर पे जो लोग इसका प्रचार करने वाले हैं उनको आप ज़रूर समझाने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या है और आप जो कह रहे हैं वो हकीकत क्या है। मैं समझता हूँ इसके बाद आप सारे भाई समझ जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इसके जो भी परिणाम होंगे उनके ऊपर आप विचार करके आने वाले समय के अंदर आप फैसला ले लेंगे। दूसरी बात देखिए, सरकार जब बनती है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। मैं इसी सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव नहीं हुए थे तो इन्होंने बहुत सारे नारे दिए। पहले तो कहा 75 पार, और 75 पार के नारे के बाद में लोगों को इस तरह से गुमराह किया। एक बार ये पीछे वाले भाई रोक के, अरे रोक क्यों, ओए चुप जा यार। 75 पार का आपने नारा दिया। बहुत से लोग, आम आदमी सोचता है कि जब ये सारे 75 पार कर रहे हैं तो भाई इनका जब पार्लियामेंट में इन्होंने नारा दिया था 300 पार, तो हो सकता है 300 पार उनका पार हो गया तो भाई 75 पार भी हो जाएगा। वो मुगालते में रहे, एक असमंजस में रहे, लेकिन उनको हकीकत का नहीं पता था कि 300 पार का नारा था वो तो किस वजह से हुआ वो तो वो जानते हैं, लेकिन 75 पार का नारा सिर्फ गुमराह करने का नारा था। अगर थोड़ी सी सच्चाई का वक्त से पहले पता लग जाता तो सरकार उनकी नहीं, सरकार आपकी होती। और भाई मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। और ये ऋण मैं अपने सर के ऊपर समझता हूं कि जो महेंद्रगढ़ के भाइयों ने हमेशा समझदारी का एक परिचय दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद और साथ दे करके, हिम्मत हौसला दे करके और विजय देने का प्रयास किया, उसके लिए मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। क्यों कि आपके चारों तरफ की 7 असेंबली, ध्यान करें आप, जिसमें आप लगा लें अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी, लोहारू, बागड़ा, दादरी और कोसली, 7 के 7 सीटें आप हारे हैं। सिर्फ आपने एक सीट जिताई है। ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये इस बात का सबूत है
कि महेंद्रगढ़ के लोग आज भी बहुत सोच और समझ वाले लोग हैं। इन्होंने हकीकत में सच्चाई को पहचानने का प्रयास किया है। तो भाई ये बात मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा कि आपने हमेशा साथ और सहयोग दे करके जो हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगली बार जब समय आएगा तो इसको और ज़्यादा आपको हौसला देने की ज़रूरत है। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, अभी हमारे एक भाई साथी ने कहा कि भाई दक्षिणी हरियाणा एक बहुत बड़ी ताकत है और हम उस ताकत को नहीं समझ पा रहे। ये सच्चाई की बात है। मैं क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने कभी किसी ने समझाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर भोलेपन